वेलकम टू मैथमेटिक्स अड्डा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अ, आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है कि आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ और इनफैक्ट 2022 का फर्स्ट टाइम है जो मैं वीडियो लाया हूँ। एक्चुअली ना, ये वीडियो बनाने का मेन जो मेरा मकसद है, मोटो है कि कुछ दिनों के बाद जो है स्टार्ट होने वाला है एग्जाम मंथ। यानी कि एग्जाम मंथ में क्या कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम स्पेशली स्टार्ट होने वाले, फेब से शुरू होंगे, मार्च तक चलेंगे। तो स्पेशली जो है कि ये जो वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए है और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो है। लाया हूं मैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का क्रेश कोर्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का क्रेश कोर्स लाया हूं। और ये स्पेशली 20 से 25 दिन के अंदर जो है समाप्त हो जाएगा। पूरे बुक को 20 से 25 दिन के अंदर मिलकर समाप्त कर देना। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स अड्डा में 10th क्लास 10th क्रैश कोर्स, क्लास 10th क्रैश कोर्स और स्पेशली एनसीईआरटी बुक का। और क्या? मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का। ओके, तो सबसे पहले जो है आपका जो है क्लास 10th में जो है बुक है, वो है क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं डेफिनेशन। हम लोग इसका डेफिनेशन करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो डेफिनेशन बहुत सारे हैं, छोटा सा एक डेफिनेशन ले लिया जाए जिसको कि समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन हुआ क्या है इसका, एक छोटा सा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स and irrational numbers are called real number। मीन्स दैट कि रेशनल और इरेशनल के का जो कॉम्बिनेशन है, मिल के जो मतलब रेशनल और इस इरेशनल नंबर को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ग्रुप में, समूह में करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर्स के और भी टाइप्स हैं। दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। रेशनल के भी टाइप्स हैं, है ना, होल नंबर्स और क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स, बहुत सारे हैं। एक्चुअली क्या है कि आपको यहाँ पढ़ना है, अपने जो सिलेबस की बुक में पढ़नी है, इसमें 4-5 टॉपिक पढ़नी है। तो सबसे पहले लेट्स हैव डिटेल टू, मैं आपको डिटेल्स देता हूं टॉपिक्स के बारे में, है ना। इसका टॉपिक्स क्या है? नंबर 1 में आपके टॉपिक्स हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बारी बारी से सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम। और चौथा जो टॉपिक है रिविजिटिंग ऑफ irrational numbers। और पांचवा जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक पढ़ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा टॉपिक पढ़ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तीसरा टॉपिक पढ़ना फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, और चौथा पढ़ना आपको रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, और पांचवा पढ़ना आपको डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो आपको जो है मैं आपको इन सभी के बारे में बारी बारी से करूंगा। और फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एक बात बता दूं कि ये जो है फर्स्ट वीडियो जो है अब फर्स्ट लेक्चर हुआ, और वो भी थ्योरी वाला। इसमें जो जो टॉपिक्स उस पर पूरे चर्चा कर लेंगे हम लोग। चर्चा करने के बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये नाम से ही पता चलता है कि नेम टॉपिक है। आपको लग रहा होगा क्योंकि ना आप लोग जो है बखूबी बहुत अच्छे तरीके से, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, नेम सुनोगे। आपको बता दूं कि ये यूक्लिड जो है ना, यूक्लिड नेम है ना, और यूक्लिड नेम है, डिवीजन मतलब भाग, लेमा के मीन्स होता है परमेका, है ना, परमेका, है ना। चलिए इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब डिवीजन भाग होता है, जो भी बोल दीजिए। और ये नेम है, ये क्या नेम है यूक्लिड। आपको पता ही होगा कि यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्रिक, है ना, जो कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्रिक का नाम क्या है, तो आप लोग बोलते हैं क्या, यूक्लिड, है ना। क्योंकि यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, तो उन्हीं साहब ने एक यूक्लिड, उन्हीं के नेमिंग पे एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और सबसे ठीक भाग का मतलब, डिवीजन का मतलब आपको पता ही होगा, डिवाइड करना। ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता तो फिर सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप लोग को परमेका के बारे में जानते हैं। हिंदी में वो इंग्लिश में बोले तो प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू अनदर स्टेटमेंट, यानी कि ये एक सिद्ध क्या हुआ कथन है और अन्य कथन को सिद्ध करने में यूज करते हैं। ओके, यानी कि ये एक सिद्ध क्या हुआ कथन है, और इस कथन को अन्य कथन में सिद्ध करने में यूज करते हैं। ये तो हो गई बेसिकली, है ना। एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, ये है। चलिए और भी पीछे से आते हैं। 3-4 क्लास में आप लोगों ने कुछ जो पढ़ा था कि सर लोग बताते थे क्या, बाबू ये भाग दो फिर चेक करो कि ये भागा सही है या गलत है। उसके लिए ना हम लोगों को सर बोले थे, बच्चों में बताते थे क्या, चलो बेटा एक ट्रिक बताता हूं, है ना। ये जैसा एक ट्रिक था, है ना, बचपन की बात थी एक ट्रिक, बल्कि लेकिन ये है जो है कि एक सिलेबस की एक थिंकिंग थी, लेकिन हम लोगों के एक उत्साह बढ़ाने के लिए सब लोग बोलते ट्रिक्स है ना। तो अभी तो समझ में आ जाता है कि ट्रिक्स नहीं है ना। तो हम लोग बचपन में कोई भी डिवीजन को, भाग को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सर लोग फॉर्मूला लिखाते क्या कि डिवीजन, है ना, सॉरी है ना, क्या लिखाते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये करते थे, जो जिसमें भाग लगाते थे डिवीजन, और जिससे भाग लगाते थे डिवीजन, और जिसमें भाग लगाते थे वो क्या होता है, डिविडेंड होता था। और जो आंसर आता था वो क्वोशिएंट, और जो बच जाता था वो रिमाइंडर यानी शेषफल। हिंदी में बोलते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये बोल रहे, ये था। ओके,
इसी पैटर्न को यूक्लिड साहब ने एक नया रूप दिया, नया आकार दिया। इसी को हम लोग जो है इस्तेमाल करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, यानी कि A मीन्स भाज्य, B मीन्स भाजक, Q मीन्स भागफल और R मीन्स शेषफल। यानी A मीन्स डिविडेंड, B मीन्स डिवीजन, Q मीन्स क्वोशिएंट और R मीन्स रिमाइंडर हुआ। इसी पैटर्न पे यानी कि जो है, और इसने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन ये लगा 0 इज लेस देन R, R इज लेस देन B। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग जो है क्या निकालेंगे, HCF। हम लोग निकालने वाले हैं क्या, HCF। इसलिए HCF निकालने वाले हैं। इसका एग्जांपल लेंगे। एक्चुअली क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को मुझे समझाना था, और ये एक्चुअली लिखा हुआ है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मैंने आपको डिफाइन, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है और अन्य कथन को सिद्ध करने में यूज किया जाता है। तो ये एक कथन है, और इसी कथन को हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म में, और एल्गोरिथ्म के ही थ्रू से जो हम लोग HCF का मान निकालेंगे। तो हमारा जो दूसरा जो टॉपिक हो जाएगा कुछ एक, है ना, दूसरा जो टॉपिक हो जाएगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के जगह दूसरा टॉपिक हम आपको बताए थे, और यूज इसी का करेंगे। ओके, ये दूसरा टॉपिक में हम लोग आ जाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म है ना, एल्गोरिथ्म की भी एक कहानी है। इसकी भी एक कहानी ये है कि एल्गोरिथ्म ना एक अरबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, अरबिक वर्ड है, और ये ना किसी के नेम से लिया गया। अरबिक का एक महान मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, शायद में भी नेम में कुछ गड़बड़ हो, कोई बात नहीं है। अल ख्वारिज़मी से ही एल्गोरिथ्म लिया था, क्योंकि ना इसने ना इस अल ख्वारिज़मी ना एक बुक लिखी थी, हिसाबुल अल जबर, है ना। तो एक्चुअली अलजेब्रा है ना, इसने एक अलजेब्रा की बुक लिखी थी, हिसाबुल अलजेबर, है ना। तो अल ख्वारिज़मी, हिसाबुल अलजेबर सब एक दूसरे का एक कोरिलेट है ना। तो यहां से लिया गया था एल्गोरिथ्म। ओके, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म में कुछ नहीं करने वाले हैं, निकालने वाले हैं हम लोग HCF। क्या निकालने वाले, HCF निकालने वाले, स्पेशली ये। और ये एल्गोरिथ्म है ना एक प्रोसेस हुआ, और इसी प्रोसेस में यूक्लिड डिवीजन है ना लेमा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। ओके, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म जो कहता एग्जांपल लेके समझाना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आपको 24 कुछ भी ले लो 52 क्या इसका ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए जो है आप लोग क्या याद कीजिए, HCF। क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो सबसे पहले बाबू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म जो कहता है, ये कहता है क्या कि आप ना किसी को A मान लो, किसी को B मान लो पहले, लेकिन ये चॉइस पे डिपेंड करता है। चॉइस कैसा, कि सबसे बड़ा वैल्यू को A मानना है, दूसरा वैल्यू को B मानना है। तो मान लेंगे लेट A बराबर 52 एंड B बराबर 24। ओके, और उसके बाद जो है एल्गोरिथ्म में आपको शो करना होगा कि A का मान जो है ना बड़ा है, B का मान क्या छोटा है। उसके बाद जो है बाबू, अब हम लोग यहां से इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, है ना। एल्गोरिथ्म का काम यही तक है ना। और उसके बाद जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करें, उस प्रोसेस का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। आपको पहले ही इससे जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था कि लेमा मीन्स यही होता है, सिद्ध क्या हुआ कथन है। तो उस कथन को एल्गोरिथ्म में यूज करके हम लोग HCF की वैल्यू को निकालेंगे। यानी कि इसलिए लिखेंगे, प्रोसेस में ही लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड डिवीजन है ना लेमा। और उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला A इज इक्वल टू B Q प्लस R, 0 इज लेस देन R, R इज लेस देन B। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें HCF निकालने के लिए इसमें हमको ना स्टेप की यूज होती है। ओके, तो हम लोग यूज करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यूज करेंगे। आप तो A और B मान चुके हैं वैल्यू, है ना। तो A की जगह आप लोग लिखेंगे जो है वही लिखेंगे। ओके, B की जगह आप जो है वो
24, यहाँ कुछ नहीं छुपा रहा था, मल्टीप्लाई Q का मान और R का मान आपको खुद से निकालना होगा। तो इसलिए जो है 24 को 52 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 24 को 52 से डिवाइड करेंगे, क्या बढ़ जाएगा, 2 बार है ना। ओके, तो शायद में 48 हो गया, 7 तो अब देखिए अब हमारे पास बच्चा कुछ नहीं। तो अब जो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर को लिखना है Q के जगह पे, सॉरी Q के जगह और 2, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 यहां लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बाबू, ओके, उसके बाद फिर जो है कि ये स्टेप ना हमको तब तक करते रहना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो स्टेप नंबर 2 में फिर हम लोग वर्क करेंगे। स्टेप नंबर 2 में थोड़ी सी कहानी में चेंजिंग है। कहानी में चेंजिंग ये है कि आपको B के जगह जो मान है फर्स्ट स्टेप में वो A के जगह आ जाएगा, और जो R की जगह वैल्यू है वो कहां जाएगा, B के जगह आ जाएगा। 4 को 24 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 6 बार में चला गया और रिमाइंडर हमारा क्या है, 0। तो हम स्टॉप कर देंगे और हमको पता चलिए हमारा एचसीएफ क्या है। क्या लगता है एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ जो आपका बी का जो वैल्यू होगा, ये आपका जो बी का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कहानी प्लस यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ। ओके, तो उसके बाद जो है कि 2 टॉपिक तो हो गई। नेक्स्ट अगला टॉपिक नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे, और टॉपिक नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में अच्छे खासे सवाल क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, है ना। आप लोग इनफैक्ट आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में सारे थ्योरी को हम लोग वर्क कर लेंगे। तो टॉपिक नंबर 3 जो है हमारा है वो है क्या, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम, क्या थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम। एक्चुअली क्या है बाबा, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हिंदी वाले में क्यों होगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। ओके, एक्चुअली इसको दिया था कार्ल फ्रेडरिच गॉस साहब ने, है ना। गॉस साहब की बहुत सारे मैथमेटिक्स से बड़े बड़े ग्रेजुएशन के मैथ्स, बहुत सारे मैथ में इसका है ना, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ओके, इसने दिया था। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर को, है ना, यानी कि जितने सारे भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या में भाई यानी कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर्स, है ना, नंबर्स का फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर में होता है, प्राइम नंबर में होता है। ये कहता है हमारा, सिंपली तौर पे आपको समझने से मतलब है ना, यानी कि आपको कहता है क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जितने सारे भाज्य संख्या है ना, वो क्या कहते हैं कि जब उसका जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा, यानी कि गुणनखंड कीजिएगा, तो हमेशा किस में आएगा, प्राइम नंबर के रूप में। किस में आएगा बाबू, प्राइम नंबर के रूप में आएगा। तो चलिए, तो एक एग्जांपल ले लिया जाए। ओके, लेट्स हैव एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लो। एग्जांपल क्या ले जाए, 14 12 ले लो एग्जांपल, इसका फैक्टराइजेशन करो। ओके, 2 6 2 3 3 1। ओके, तो 12 का जो फैक्टराइजेशन हुआ 2 into 2 into 3, आपको दिख रहा, ये है हमारा कंपोजिट नंबर, ये है हमारा कंपोजिट
नंबर, है ना, ये हमारा कंपोजिट नंबर। और ये जो फैक्टराइजेशन हुआ वो आया प्राइम नंबर में। किसमें है वो? प्राइम नंबर में। ये प्राइम नंबर में आ गया। तो यही हमारा है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम। अब इसमें कुछ चीजें हैं, है ना, जस्ट लाइक एचसीएफ, एलसीएम, है ना, फैक्टराइजेशन, ये सारे इसी में फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम में ही आ जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेंगे। और स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो है कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फैक्टराइजेशन पे, एचसीएफ पे, है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए जो है आप लोग और भी अच्छे से ध्यान से देंगे, है ना, ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम में ही थोड़ा सा डीपली हम लोग चलते हैं। इसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि आपको सिंपली कहेगा क्या कि 124 है, इसको फैक्टराइज कीजिए। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता ही है ना आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 124 को स्मॉलेस्ट नंबर सबसे क्या करना है ना, इसको ये करना है, 2 से कट रहा है, 2 6 2 2 है ना, ये फिर 2 से 2 3 जा 2 1 जा, नहीं कट रहा है शायद। हाँ, 31 तो प्राइम नंबर है, ये नहीं 31 है 31। तो 124 का जो फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 3 31, या ऐसे भी लिखा 2 पे पावर 2 into 0। अब देखिए बाबू, आपको क्वेश्चन जो एराइज होते हैं ना आपके टॉपिक से ही होते हैं, कहीं से स्पेशली नहीं आता है, इसको ये करना होगा। आपसे इसमें कहा क्या कि आप हमको बताइए 124 में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है। तो आपको दिख रहा है कितना है, आंसर क्या हो जाएगा 2, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनफैक्ट सीबीएसई वाले भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कुछ सीबीएसई में भी जो है कि सेकंड टर्म में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, है ना, और ये लोग ज्यादा मतलब उसके आगे से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म फर्स्ट के बाद से शायद, है ना। तो और सभी बोर्ड्स वाले हैं वो भी आप लोग अलर्ट हो जाइए, आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव के भंडारा होते हैं। और स्पेशली रेडी फॉर बिहार बोर्ड बॉयज 100 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव को आपको सवाल का जवाब देना है, और आपको यही सब आसान ऑब्जेक्टिव से आपको मिलेगा। ओके, चलिए अब जो है ये तो हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद जो है हम लोग अगला आते हैं, स्पेशली सीखते हैं सिंपल सा एचसीएफ, सिंपल सा एलसीएम। ओके, कैसे सीखेंगे हम लोग? अरे आप लोग को तो पता ही होना चाहिए ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब आपके पास 2 तरीके होते हैं, तरीके तो और भी है एचसीएफ निकालने के, एक तरीके तो आप लोग सीख लिए ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपके पास एक 2 तरीके, या तो डिवीजन मेथड से बनाओ एचसीएफ, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, जो भी फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो दोनों मेथड आपको मैं बता दूं कि एचसीएफ जैसे छोटा छोटा लेते हैं ना, यही एग्जांपल, छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ निकालने का। आप ले लीजिए 12 36 ज्यादा हो गया 35 है। तो 12 35 का एचसीएफ निकालने के लिए कहा, तो डिवीजन अगर हम इस्तेमाल यूज करें डिवीजन मेथड का, तो आपको क्या करना, सिंपली डिवीजन करना 35 12 2 24 to 24 5 4 1 2 12 12 1 12 कट गया, हमारा इससे आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया जाए, तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस से इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये ना फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, इसको बनाते हैं। तो आपको क्या करना है बाबू, सिंपली एक एक करके तोड़ो, पूरे तरीके से तोड़ो, 2 6 12 2 3 6 3 1 3। उसके बाद नेक्स्ट 35 को तोड़ते हैं 5 7 35, ये और टकरा के और नहीं जाएगा। ओके, अब जो है कि क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड में, आपका जो गुणन फैक्टर जो है 2 into 2 into 2 into 3, और 35 का जो फैक्टर आया वो आया है 5 into 7। इसमें
एचसीएफ निकालने में न्यूमेटिक वे है कि, है ना, न्यूमेटिक वे है कि, है ना, आपको जो है कि यहां तो कुछ है नहीं, कॉमन तो आपको नजर आ नहीं रहा है ना। अच्छा, सब मिस्टेक्स, इतनी बड़ी मिस्टेक्स। 5 4 में गया 1 3 11 12, वैसे आंसर तो एक ही आता। 11 बन जाए 11, ओके, 11 बन जाए 11 से कट गया थोड़ा सा कुछ मिस्टेक, लेकिन एचसीएफ आपका आंसर वही। ओके, अब यहाँ जो है कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको देख लेते हैं। देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, कॉमन तो है। एचसीएफ में फैक्टराइजेशन मेथड में निकालने का एक ये है कि आपको ना दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताना, कुछ नहीं कॉमन रहता है, एक जरूर छुपा रहता है, तो इसलिए इसका है ना, ऊपर नीचे जोड़ा लगाना पड़ता है। इसका जोड़ा पे क्या है, 1 है, इसलिए आंसर क्या है 1 है। तो आपको ये याद रखना कि फैक्टराइजेशन मेथड में सेम जोड़ा लगना चाहिए, जोड़ा में से कोई एक उतरता है और जितने सारे जोड़ा उतरेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब एचसीएफ के बाद जो है कि क्यों पीछे छोड़ दे हम लोग एलसीएम को ना, पीछे तो नहीं छोड़ने वाले हम लोग, तो हम लोग इस्तेमाल नेक्स्ट हम लोग एलसीएम करेंगे, उसमें इसका रिलेशन भी है। ओके, तो एलसीएम भी वही एक दो तरफ डिवीजन है, फैक्टराइजेशन डिवीजन है, डीएम मेथड है, एफएम मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो दोनों प्रोसेस से हम लोग ले लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, है ना, ज्यादा बड़ा लेने, आप लोग खुद समझदार, आप लोग समझ जाएंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना, कि इसका एलसीएम निकाल ले। तो डिवीजन अगर हम लोग यूज करेंगे, डिवीजन किसका, यानी कि डीएम मेथड, डिवीजन, तो 12 24 10 को हम लोग करेंगे गोल घेरा। और इसका काटने का एक तरीका है, नियम क्या है कि आपको क्या करना है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग यूज करेंगे, अगर इसमें जो है क्या करते हैं, अगर 2 से, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है एक्चुअली, इसमें काटना तो वही प्राइम नंबर से ही होता है, 2 3 है ना, इसे काटना है। तो लेकिन काटने के लिए नियम है क्या है कि कम से कम इसके अंदर ना 2 डिजिट कटना चाहिए उसी इस टेबल से। तो 2 से तो सब कट रहा है, यहां देखो 2 6 12, 12 24, 2 5 10। अब फिर इसको घेर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपको कि अब यहां देखिए ना बाबू, आपको एक चीज नजर आ रहा है कि ये फिर 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 3 2 6 और 5। अब यहां देखिए, यहां अलग अलग प्रोसेस आ गए, ये 3 अकेले कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है फिर ये, है ना। तो आपको जो अगर 2 से नहीं कटे तो आगे नेक्स्ट बढ़ना आपको 3 से, है ना, तो 3 से कट, 3 1 3, 3 2 6 और 5 नहीं कट रहा तो फिर वही काट देंगे। अब यहाँ अलग अलग आ गया, तो हमको नियम है कि कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए, है ना। तो अब जितने सारे बच जाएंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 2 into 3 into 2 into 5, ज्यादा तेजी तो नहीं होगी, 5 इसको मल्टीप्लाई, 4 12 24 5 120, है ना, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो आपका डीएम मेथड हो गया, यानी कि डिवीजन मेथड। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे एफएम मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड, एफएम मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में जो है क्या कहते हैं कि यही प्रोसेस रहेगा, है ना। जैसे छोटा सा लो ना, 24 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो आपको 24 को तोड़ना पड़ेगा, 2 6 12 6, है ना, 3 सॉरी 2 3, है ना, 3 1, ओके, 10, है ना, 2 5 5 1, है ना, ओके। अब जो है क्या करते हैं कि 24 इसे कर दो, है ना, 24 बराबर क्या गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है, और 10 इसे कर दो क्या गया, 2 into 5, ओके। एलसीएम में एक प्रोसेस है, पहले कॉमन सब जितना है सब को रख देना, उसको उतार दो, और कॉमन बचा ही नहीं, अब जो नहीं बचा उसको भी उतारना पड़ता है। एलसीएम में 2 into 2 into 3 into 5, सो मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 3 24 5 21 20, आपका क्या गया, आंसर हो जाएगा। ओके, बस से 30, ओके ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये एलसीएम का प्रोसेस हो गया। अब एलसीएम के, अब इन दोनों में है रिश्तेदारी, इनकी रिलेशनशिप। चलिए इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, चलिए हम लोग इसके करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
समझ लो, क्या बोल बोल करना बोलो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं कि एलसीएम में रिलेशन क्या है, इसके रिलेशंस है ना, रिलेशन बिटवीन एलसीएम है ना, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। ओके, तो इसका रिलेशन क्या है कि है ना, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि दो नंबर का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो इस पे तो बहुत सारे सवाल है, क्वेश्चन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करूंगा। इससे कुछ फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये ना एक प्रूफ करने वाली चीज है ना, कि कोई दो डिजिट लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, और क्या करेगा, वही दो डिजिट का एचसीएफ वही दो डिजिट का एलसीएम निकलेगा। तो एचसीएफ एलसीएम का वैल्यू को और दोनों डिजिट का जो मल्टीप्लाई वो साइड के हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो स्पेशली आपको करेंगे, है ना, वीडियो में। इससे रिलेटेड जो है ना, क्या कहते हैं कि कुछ और भी फॉर्मूले निकलते हैं, ये है मेन, इसी से निकलते हैं। आपको कभी कभी क्या है, दो नंबर का गुणनफल दे देगा, कहेगा बाबू एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ का वैल्यू दिया हो, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, बटे एचसीएफ हो जाएगा। इसी का उल्टा वो पूछ देगा कि एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ, तो एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला वही सेम हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, बटे एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो और भी है ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर निकाले, फॉर्मूला में हो जाता है फर्स्ट नंबर बराबर क्या हो जाता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे सेकेंड नंबर। इसी का उल्टा हो जाता है, सेकेंड नंबर निकालने करेगा तो सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, फर्स्ट एचसीएफ गुना एलसीएम बटे फर्स्ट नंबर। बढ़िया है बाबा, है ना। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करेंगे, आपको, है ना, इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका थर्ड टॉपिक का लगभग सारा चीज, है ना, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ टॉपिक, है ना, फोर्थ टॉपिक बच गया। फोर्थ टॉपिक के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं, ये सस्पेंस है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ना ये टोटल, है ना, ये बहुत बड़ा ये है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए भी, है ना। और अदर बोर्ड में क्या है, स्पेशली कि बिहार बोर्ड्स में स्पेशली जो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके बाबू, तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि लिखते हैं ना। तो सबसे पहले जो है टॉपिक नंबर 4 जो है, ये था हमारा रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। कुछ नहीं, हल्का सा बताने वाला हूं इसमें, है ना, बाकी इसको रेशनल नंबर्स, बाकी सब इसका तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि आपको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव दैट ये इरेशनल नंबर है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, आपको प्रूव करने बोलेगा कि आगे प्रूव दैट। वैसे तो हमको पता है कि √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको ना प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना, शो करना, नहीं ये इरेशनल नंबर ही है। हम वर्बली बोल देते, लेकिन आपका क्या कैसे है, तो आप इसमें आपको फंस जाइएगा। ओके, तो टेंशन लेने का नहीं है, आपको इसका हो जाएगा। लेकिन जो है कि आपको सिर्फ सिंपली हल्का सा टॉपिक को मैंने आपको टच कर दिया, इसको पूरे तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, चलिए टॉपिक नंबर हम लोग 5 की तरफ चलेंगे। ओके, टॉपिक नंबर 5। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। हो सकता है कि तेजी में मैं आपसे कुछ छूट जाए हमसे, है ना। तो क्या कहते हैं कि
है ना। अब देखिए एक मिनट, चलिए थोड़ा सा पानी वानी हो गया, लंबा चौड़ा था, है ना। और नहीं, अब नेक्स्ट जो पांचवा टॉपिक हम लोग करेंगे वो करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बाबू ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, लेकिन यहाँ और भी क्लियर करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन के ना टाइप्स बताते हैं आपको। ये ना 2 टाइप्स से होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको ना रेकरिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कितना टाइम हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप से होते हैं। आपको मैं इसी में ये सारा चीज कर दूंगा, है ना। तो एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। एक्चुअली एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आपको इसका डिटेल्स पढ़ना है क्योंकि आपका एक्सरसाइज है 1.4 एनसीईआरटी बुक में, आपको सॉल्व करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं वैसा डेसिमल जिसका डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, शांत दशमलव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। ओके, है ना। शांत दशमलव यानी कि डेसिमल टर्मिनेटिंग यानी 2 डेसिमल, है ना, यानी कि वैसा डेसिमल जिसका डिवीजन करने पे जो है कि भाग करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसकी कहानी खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो है ये अगला जो हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी 2 डेसिमल, है ना, उसका जो है कि डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 ना हो, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। उसके भी कुछ टाइप्स हैं, यानी कि एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि वैसा डेसिमल, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डिवीजन करने पर रिमाइंडर तो 0 ना हो, लेकिन साथ साथ क्या हो, इसका कोसेंट रिपीट होगा, भागफल क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 1/3 का हम लोग डिवीजन करते हैं बाबू, तो 0.3 3 9 1 0 3 9 1 0 3 9। देखिए अब ये ना तो मतलब जो है क्या 0 हो रहा है, और इसका डिजिट इसका ये क्या रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले डिजिट को तो 0.3 पर मतलब उसको रेकरिंग डाल देते हैं, तो इसको रिपीटिंग की जगह हम लोग रेकरिंग भी लिखते हैं, आप लोग याद रखिएगा, है ना। RECU रेकरिंग, है ना, रेकरिंग, है ना, जो भी हो, कुछ मिस्टेक हो रहा है ना। ओके ठीक है, अब देखिए फोन भी बज रहे हैं। अच्छा चलिए, तो अब जो है क्या कहते हैं कि ये रेकरिंग डेसिमल हो गए, उसके यानी कि इसमें रिपीट, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसको भाग देने पे डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 ना हो, साथ साथ भागफल भी रिपीट ना हो, यानी कि जो है कि कोसेंट भी रिपीट ना हो। एग्जांपल वैसे 22/7 ले लीजिएगा तो वो भी ठीक है ना, कहीं जाके रिपीट होती है, लेकिन ये है ना
जैसे इसको डिवाइड कर 7 3 से 21 1 है ना, पॉइंट डाले 0 7 1 1 7 3 0 7 4 28 है ना, इसके बाद 2, उसके बाद खत्म 0 7 2 14 है ना, ये चल ही रहा, यानी कि देखे रिमाइंडर 0 भी नहीं और आगे चल रहा, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसी में लगभग सभी चीज हो गए। एक इंपॉर्टेंट जो है इसमें एक थ्योरम आती है डेसिमल एक्सपेंशन में, कि आपको ना ऐसा सिस्टमेटिक ये थ्योरम है कि विदाउट डिवीजन, बिना भाग किए हुए, जैसे कि अब 13/125 है ना, आपका था कि बिना भाग किए, वैसे तो डिवीजन कीजिएगा भाग कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन शांत है या अशांत है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है बिना भाग किए आपको बताना ये डेसिमल एक्सप्रेशन शांत है या अशांत है। तो इसके लिए ना थ्योरम करता है ना, हमारा थ्योरम जो करता है, थ्योरम ये कहता है कि कोई भी दशमलव पर मतलब जो है हमको देखना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, है ना। फैक्टराइज करने के बाद जो है, अगर फैक्टराइज में अगर 2 and 5 आ जाए, 2 and 5 आ जाए, यानी 2 और 5 आए सिर्फ, या सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 आए, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या शांत हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा नेक्स्ट अगर कोई और डिजिट आ जाए तो अशांत हो जाएगा। चलिए, तो 13/125 को हम लोग करते हैं, तोड़ते हैं, तो आई थिंक 5 पे पावर 3 हो जाएगा इसका, है ना। तो इसमें देखें तो इसमें क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 आने पे जो है क्या आ गया, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये था आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टोटल थ्योरी। हो सकता है कि उसमें से कुछ छूटे, तो बेसिकली आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि क्या छूटा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखिएगा, मैं आपको फुली डिटेल से बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है क्या, इसी का मैं नेक्स्ट डालूंगा, तो आप लोग देखिएगा जरूर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि हाँ ये हमसे हमारे लिए फायदेमंद है, तो बेशक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो चैनल है मैथमेटिक्स अड्डा, ये सिर्फ 10th क्लास या जैसे नहीं, स्पेशली ये चैनल कॉम्पिटिटिव के लिए भी बनाया गया है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव को भी लेके आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट, और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय।